आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो हमारी ये ट्यूटोरियल सीरीज पूरी तरह से वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड रहने वाली है। इस सीरीज के पहले सेशन में आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के कुछ बेसिक थंब रूल्स के बारे में। मान लीजिए आपने एक वीडियो शूट किया है या फिर कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड किया है और अभी आपके पास ये रॉ फॉर्मेट में है। रॉ यानी कि जिस रूप में आपने वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड किया था ठीक उसी फॉर्म में आपके पास इसकी फाइल्स हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। तो इसी एडिटिंग को करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इनमें से कई रूल्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में आने वाले वक्त में डिटेल्ड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए इन सभी रूल्स को इस लिस्ट में शामिल करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है उचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। यानी कि आपकी वीडियो एडिटिंग को बेहतर बनाने में पहला कदम आपके और आपके काम के लिए सही सॉफ्टवेयर चुनना है। अधिकतम सॉफ्टवेयर्स पहली नज़र में देखने पर आपको लगेंगे कि इसमें वो सब कुछ है जो आपकी एडिटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो एक प्रोफेशनल बेस्ड गुड एडिटिंग के लिए पूरी तरह से आपके काम आएंगे, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, कैनोपस एडियस, एविड लिक्विड, सोनी वेगास आदि। सेकंड आता है प्रॉपर रेजोल्यूशन एंड एफपीएस सेटिंग्स। एफपीएस यानी कि फ्रेम पर सेकेंड्स। रेजोल्यूशन बेसिकली वीडियो फ्रेम के आकार को कहा जाता है और ये सेट करते वक्त आपको अपने जहन में रखना है कि आप ये वीडियो किस डिवाइस पर प्ले करने के लिए बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन या HD LED टीवी की बात करूं तो उसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080 या 1280x720। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें ओल्ड CRT टीवीज के लिए वीडियोस की तो उसका रेजोल्यूशन रहेगा 720x576। तो इसी तरह से अलग अलग डिवाइस के लिए आप अलग अलग प्रकार के रेजोल्यूशंस चुन सकते हैं। और अगर आपको किसी कस्टम डिवाइस का रेजोल्यूशन जानना है तो इसके लिए आप इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं। तो जब भी एडिटिंग स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उसका रेजोल्यूशन कितना रखना चाहते हैं और उसी के अनुसार आपको सॉफ्टवेयर में रेजोल्यूशंस का इनपुट करना होगा। अगर हम बात करें FPS की यानी कि फ्रेम पर सेकंड्स की, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप जिन क्लिपिंग्स के साथ अपने वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं वो क्लिप्स किस FPS पर शूट की गई है और उसकी जानकारी आमतौर पर आपको क्लिप्स के प्रॉपर्टीज पैनल में मिल जाएगी। तो सबसे शुरुआती पैनल में ठीक इसी तरह से आप रेजोल्यूशन और फ्रेम पर सेकंड यानी कि FPS की सेटिंग्स कर सकते हैं। दूसरा बेसिक रूल है आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का होना। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वर्क जब भी आप करते हैं तो उसमें आपके पीसी की अच्छी स्पीड का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह का वर्क करने के लिए रॉ डेटा फाइल्स बहुत ज़्यादा MBs या GBs की होती हैं और साथ ही उन फाइल्स के साथ एडिटिंग जब आप करते हैं तो आपके पीसी की स्लो स्पीड आपके लिए बाधा बन सकती है, जिसमें आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि पीसी का हैंग होना, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाना, रेंडरिंग या एक्सपोर्टिंग टाइम ज़रूरत से अधिक लगना। और रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग एक्चुअली होता क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं अगर कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करूं तो उसमें है सॉफ्टवेयर के बहुत से प्लगइन्स का सपोर्ट ना करना आदि। अच्छे पीसी से मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके पास एप्पल iMac हो या Mac Pro हो। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें एटलीस्ट 15,000 बेंचमार्क का प्रोसेसर लगा हो। और प्रोसेसर बेंचमार्किंग कैसे चेक करते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।
साथ ही उसमें कम से कम 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हो। विंडोज ड्राइव के लिए SSD लगी हो तो और बेहतर है। और साथ ही अगर हम रैम की बात करें तो ये कम से कम 8 GB हो और इससे भी ज्यादा हो तो इट्स गुड। तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो वो है एडिटिंग शुरू करने से पहले आपका माइंड मेकअप। इस रूल को अगर मैं इन डिटेल बताने का प्रयास करूं तो आपको अपने क्रिएटिविटी लक्ष्य का पहले माइंड मेकअप करना है। मींस आप जो भी एडिटिंग करने वाले हो उस एडिटिंग की कंप्लीट थीम को आपको पहले अपने जहन में बैठाना है। और किसी भी एडिटिंग थीम से मेरे कहने का अर्थात कई बातों से है, जैसे कि कलर थीम, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस एंड वीडियो फिल्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं कलर थीम की। आप जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो जिस भी क्लाइंट के लिए है तो उस क्लाइंट के लोगो कलर्स के आधार पर आप अपने वीडियोस की कलर थीम डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी कलर थीम वीडियो में लेकर चल रहे हैं वो आपस में रिलेवेंट होनी चाहिए। सेकंड आता है म्यूजिक। वीडियो एडिटिंग करते वक्त म्यूजिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भले ही आपने कितनी भी क्रिएटिव वीडियो क्यों ना क्रिएट कर ली हो, लेकिन आपने अगर उसमें एक अच्छा म्यूजिक नहीं लगाया तो यह वीडियो देखने में बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप किसी भी वीडियो को म्यूट करके देखिए और फिर उसी वीडियो को अनम्यूट करके देखिए, आपको अंतर पता लग जाएगा। म्यूजिक पार्ट में ही अब हम आते हैं आपको अपने वीडियो के लिए किस तरह का म्यूजिक चुनना चाहिए। तो देखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके वीडियो की थीम पर। मतलब कि आप जो वीडियो बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं उसका बेस क्या है। जैसे कि वो वीडियो संस्कृति पर आधारित है, क्राइम थ्रिलर बेस्ड है, कॉमेडी वीडियो है, रोमांटिक सॉन्ग है आदि। तो इन सभी के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि आप थीम के आधार पर अपने वीडियोस के लिए परफेक्ट म्यूजिक का चुनाव करें। तीसरा आता है साउंड इफेक्ट्स। एक अच्छा वीडियो बनने के बाद और उसमें एक अच्छा म्यूजिक लगने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि उसमें वास्तविक घटनाक्रम को प्रदर्शित करती हुई आवाजें भी सुनाई दे। और इन चीजों को दर्शाने के लिए काम आते हैं साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स उन सभी दृश्यों की वास्तविक आवाजें होती हैं जिन दृश्यों को हम हमारे वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रेन का सीन वीडियो में आ रहा है तो उसमें म्यूजिक के साथ साथ अगर आप ट्रेन के हॉर्न और ट्रेन की रनिंग साउंड लगा देंगे तो ये देखने में और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूं तो आप ट्रैफिक सीन के वक्त कार हॉर्न्स आदि का साउंड लगा सकते हैं। एयरप्लेन टेक ऑफ लैंडिंग सीन में भी रिलेटेड साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं आदि। चौथा आता है ट्रांजिशंस एंड वीडियो फिल्टर्स। जब कोई वीडियो एक सीन या एक क्लिप से दूसरे सीन या क्लिप में मूव करती है तो उन दोनों सीन्स को आपस में क्रिएटिव अंदाज में मर्ज करने के तरीके को ट्रांजिशन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं वीडियो फिल्टर्स की तो ये किसी पर्टिकुलर क्लिप पर एक साथ अप्लाई होता है। यानी कि किसी क्लिप का आपको कलर चेंज करना हो, उसे ब्लर करना हो या उसकी एजेस सॉफ्ट करनी हो। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि आपको किस तरह के ट्रांजिशंस या वीडियो फिल्टर्स का प्रयोग अपने वीडियोस को एडिट करते वक्त करना चाहिए। अगर आपका वीडियो प्रोफेशनल बेस्ड है तो उसमें आप सिंपली क्लिप्स को फेड इन एंड फेड आउट कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ फनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप वाइप, स्वाइप, स्ट्रेच, ब्लाइंड्स, क्लिप फ्लिपिंग, पील सहित कई तरह के ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं।
ठीक इसी तरह से अगर आप कुछ थ्रिलर बेस्ड या न्यूज़ कैटेगरी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप बिना किसी ट्रांजिशंस के म्यूजिक बीट्स पर भी अपनी क्लिपिंग्स को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। म्यूजिक बीट पर क्लिप को किस तरह आपको प्लेस करना है उस बारे में मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताने का प्रयास करूंगा। चौथा रूल है एडिटिंग से पहले अपने लिए प्रॉपर लाइब्रेरी क्रिएट करना। इस रूल से मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फुटेज को सेपरेट फोल्डर में डिवाइड करके रख लें, क्योंकि जनरली जब रॉ शूट होता है तो उसमें कई क्लिपिंग्स ऐसी होती है जो या तो प्रॉपर शूट नहीं होती या फिर उनमें से कई क्लिप्स हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी क्लिप्स को रिव्यू करें और उसमें से जो क्लिप्स आपको लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है उन क्लिप्स को एक अलग सेपरेट फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर लें। और साथ ही स्क्रिप्ट के पैराग्राफ वाइज क्लिप्स के लिए सब फोल्डर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लिपिंग्स आपको अपने रॉ शूट पे नहीं मिल पाती, आप उनको इंटरनेट की अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपने फोल्डर्स में कॉपी कर सकते हैं। इन सभी का फायदा ये होगा कि जब आप एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको अपनी एडिटिंग को बीच में रोककर अलग से क्लिप्स को फाइंड आउट करने के लिए समय नहीं ज़ाया करना पड़ेगा। एक और रूल है जो कि आपकी एडिटिंग को फास्ट बनाता है और वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़। एडिटिंग करते वक्त अगर आप मैक्सिमम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी एडिटिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। और वीडियो एडिटिंग के मामले में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स आमतौर पर सभी सॉफ्टवेयर में सेम ही होते हैं। और अगर मैं इसी बारे में थोड़ा एडवांस बताने की कोशिश करूं तो स्पेशली वीडियो एडिटिंग पीसीज के लिए अलग कीबोर्ड भी आता है जिसमें सभी शॉर्टकट्स पहले से लिखे होते हैं, आप उसे भी खरीद सकते हैं। अगला थंब रूल है कलर करेक्शन। वैसे तो कलर करेक्शन को लेकर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो होने वाला है, लेकिन ये भी एडिटिंग के बेसिक रूल का पार्ट है, इसलिए इस लिस्ट में इसे भी शामिल करना ज़रूरी है। कलर करेक्शन एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी वीडियो को एडिट करते वक्त या करने के बाद इफेक्टिव बनाने के लिए। कलर करेक्शन दो तरीकों से वीडियोस में आप कर सकते हैं। एक तो किसी रॉ फुटेज के कलर्स को पूरी तरह परफेक्ट बनाने के लिए और दूसरा किसी पर्टिकुलर दृश्य को प्रेजेंट करने के लिए आप अलग अलग प्रकार के कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बताने का मैं प्रयास करूं तो जिस तरह से अगर आप अपने वीडियोस के अंदर किसी पास्ट की बात कर रहे हैं तो उस कलर टोन को आप ब्लैक एंड वाइट या सेफिया मोड में करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। आपके वीडियो टाइप के अनुसार आप उसके लिए टेक्स्ट स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि टाइटल आदि शामिल हो सकते हैं। और टेक्स्ट एनिमेशंस को प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए आप इसमें सिंपली फेड इन एंड फेड आउट या डिसॉल्व ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। और इससे बनाते वक्त मैं यही कहूँगा कि आप सिंपल प्रोफेशनल फॉन्ट्स का यूज़ करें। स्क्रिप्ट के बीच में आ रही कुछ खास जानकारियाँ भी आप टेक्स्ट एनिमेशन में शामिल कर सकते हैं। और अंत में आता है एक्सपोर्टिंग फॉर्मेट। जब आप अपने वीडियो को कंप्लीटली एडिट कर लेते हैं तो बारी आती है उसकी एक सेपरेट फाइल क्रिएट करने की। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के फाइल फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्टिंग करने की अनुमति देते हैं, लेकिन आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने वीडियो को कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप उस वीडियो को मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं या कहीं और वेब पर अपलोड करने के लिए या फिर अपने घर के टीवी के लिए, और उसका साइज आपको कितना रखना है, एमबीज कितना रखना है, इन सभी चीज़ों का और बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने लिए परफेक्ट एक्सपोर्टिंग फॉर्मेट चुनना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।